अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज पेट्रोल के हवाले से हम ये सुन रहे हैं, कीमतें तो बढ़ी थी, अब तो पता चल रहा है कि 50 रुपए फी लीटर जो है लेवी भी बढ़ने जा रही है। अगले साल तक इसको बढ़ाया जाएगा, अगले 2 माह में 5 रुपए बढ़ेगी। करते 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 हम वहां तक पहुंच जाएंगे जब ये 50 रुपए हो जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये मामलात जो हैं पार्लियामान में वो यहीं से ख़त्म नहीं हो रहे कि रवैया दुरुस्त करें और हमें अपनी सियासी शहादत देने की क्या ज़रूरत थी, हमें कुर्बानियाँ देने की क्या ज़रूरत थी अगर हमें किसी ने कोई अहमियत नहीं देनी थी। कायम खानी आज बहुत गरजे बरसे MQM के रहनुमा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर ये इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है कि जो हमारी जरूरियात है। हम 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत। जी, कायम खानी साहब का शायद गुस्सा ठंडा हो गया हो या ठंडा करने की कोशिश जारी हो। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन करना था लेकिन अचानक से राब्ता कमेटी की मीटिंग का इंदिया आ गया। साथ ही साथ सुना है कि वजीर आजम ने उनसे मुलाकात करेंगे। तो अगर आपको वजीर आजम का अटेंशन चाहिए तो प्लीज ऐसे ही गर्जिए बरसिए, शायद आपकी भी बारी आ जाए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मामलात अगर यहाँ तक ही ठीक रहते, लेकिन अब ज़ाहिर पार्लियामान से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अब वो अंदर तो आ नहीं सकती और अपने दम पर ये बात हो नहीं सकती, इसलिए अब वो लोटो को पुकार रही है और कह रही है कि प्लीज आपने बजट पास नहीं होने देना। प्लीज तो वैसे वो ऐड नहीं कर रहे, मैं कर रही हूं, लेकिन उन्होंने लोटो के बारे में पहले इमरान खान साहब क्या कहते थे जरा वो सुन लेते हैं। मेरी बात आज सारे पाकिस्तान ये समझता है, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। और अगर ये बात हो रही है जमीन फरोशी की तो फिर शायद घड़ियां फरोख्त करने की क्या सजा होती है, अगर खान साहब वो भी बता देते। क्योंकि आज हम सुन रहे हैं कि 154 मिलियन मालियत की जो 3 घड़ियां हैं वो खान साहब ने बेच के पैसे रख ली है। उसकी कभी 20% पेमेंट फिर बाद में की, फिर रजिस्टर नहीं कराए। अब इसमें जाहिर है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स ही बताएंगे हमें, क्योंकि हुकूमत तो कोई केस नहीं बनाना चाहती, लेकिन हुकूमत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पर अपना तज्जिया जरूर देती है। साथ ही साथ एक और इल्जाम, सच वर्सेस झूठ राउंड नंबर 341, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कहा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आई थी वो उन्होंने दायर नहीं की थी, दायर की थी तो फरोग नसीम साहब ने की थी। और अब ये क्या कहा जा रहा है कि प्लॉट्स देने की समरी को नामंजूर किया था काबीना ने, जजेस को जो प्लॉट देने की बात है, और इस पर अमल दरामद करने से फरोग नसीम साहब ने इनकार किया था। लेकिन फरोग नसीम साहब 3.5 पौने 4 साल लॉ मिनिस्टर रहे, अब बाबर अवान साहब की सर्विसेज इस्तेमाल करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो सवाल यह है कि पहले उन्होंने बाबर अवान साहब को मौका क्यों नहीं दिया, और अगर वाकई फरोग नसीम साहब उनकी कोई बात नहीं सुनते थे तो फिर उनको रखने का सवाल क्या बनता था, जब तो MQM भी उनको ओन नहीं करती थी इसी मामले पर। और जाहिर है कि पंजाब में सूरत हाल बदस्तूर अनसर्टन है। कल 12:30 बजे फैसला आएगा जी लाहौर हाई कोर्ट का, वो क्या फैसला दे सकती है मुमकिन तौर पर, इस पर भी बात करेंगे। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं मौजूद, बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एहसन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जजेस के प्लॉट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि वो फरोग नसीम साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कोई अगर है ऑर्डर तो मुझे दिखा दें। अब फवाद चौधरी साहब इल्जाम लगा चुके, शीरी मजारी साहबा इल्जाम लगा चुकी। फरोग नसीम साहब ने जो 2 दफा इस्तीफे दिए, एक एक्सटेंशन के कानून को बनाने के लिए और दूसरी दफा जब काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करनी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो अब ये दोनों ही दफा जब उन्होंने इस्तीफा दिया और आके उन्होंने एज अ लॉयर अपने आप को पेश किया, तो ये आपको क्या लगता है कि अगर काजी फायज ईसा साहब तो एक वाहिद हैं जो कि प्लॉट्स ना लेने के हक में हैं, तो उन पर यह रेफरेंस दायर करनी बनती थी? ये तो अब PTI वालों से पूछना चाहिए ज्यादातर कि फरोग नसीम का क्यों ये रवैया था और कैसे था। जहाँ तक फरोग नसीम का ताल्लुक है
और फरोग नसीम को 2 मरतबा, जैसे आपने कहा, ये बड़ी अनोखी बात है कि 2 मरतबा वो वजारत से इस्तीफा दे के वकील के तौर पे अदालत में आ गए और फिर वापस मुकदमा और बहस खत्म हो गई जब उनकी, तो वो वापस काबीना में चले गए। इस तरह एक अटॉर्नी जनरल साहब बड़ी 50 की दिहाई में अटॉर्नी जनरल चौधरी नज़ीर अहमद साहब थे मरहूम, उनको सुना था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया अटॉर्नी जनरल के ओहदे से, यानी काबीना की मेंबरशिप से भी, कि वो एक केस लड़ना चाहते थे, बहुत बड़े सनतकार का केस था और फौजदारी मुकदमा था। तो उसके ट्रायल कोर्ट में वो पेश हुए। तो अभी तक तो हम उन्हीं की मिसाल देते थे, पर अब 2 मिसालें खुद एक ही शख्स और साहब ने, एक साहब ने, फरोग नसीम साहब ने देखो कि हमारे सामने ले आए हैं कि एक मुकदमे के लिए भी इस्तीफा दिया और काबीना से निकल के जाके काला कोट पहन के अदालत में पेश हो गया, केस खत्म हुआ तो वापस काबीना में आ गए। फिर दूसरा मुकदमा ऐसी नौयत का आया कि हुकूमत के लिए ज़रूरी था, तो आप फिर काला कोट पहन के और इस्तीफा दे के काबीना से चले गए और उसमें पेश हुए। लाजमन दोनों ने फीस दी होगी, काम तो यही है। और फिर जब ख़त्म हो गया केस तो आप वापस काबीना में चले गए और लॉ मिनिस्टर बन गए। ये तो कोई अनबिकमिंग सी कॉन्डक्ट है। ये चले हम कॉन्डक्ट पे नहीं जाते, अब ये बता दीजिए कि जी ठीक है, मैं एतजाज साहब वेरी वो, क्योंकि जाहिर है बहुत अनसर्टन मामलात हैं पंजाब में, इलीगैलिटी क्या है, कौन उसूली तौर पर वजीर आला है, कौन नहीं है, वोटिंग दोबारा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किसके पास मेजॉरिटी वोट हैं पंजाब असेंबली में। अब इन तमाम तर चीज़ों पर कल लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला देना है। अब आपको लगता है कोई हतमी फैसला वो देंगे या ईद के बाद की बात करेंगे या 17 जुलाई वाले जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे जोड़ेंगे? आपके एक्सपीरियंस से आप क्या बता सकते हैं, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है? मैं तो नहीं कह सकता मुमकिन फैसला क्या होगा, ये तो अदालत और जज साहबान ही जानते हैं। और उन्होंने पूरी सारे रिकॉर्ड का और बहस का जायजा लिया होगा और सारे कानून जो मुतलका कानून उनके सामने रखा गया है वकला की जानिब से, उसका भी तज्जिया किया होगा। चले अगर आप होते, अगर आपके सामने ये प्रोसीडिंग्स होती, आपके सामने ये मामलात होते, तो आप क्या समझते, आप कैसे सोचते, व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? मैं तो ये तो बहुत ही स्पेकुलेटिव हो गई होती ना। अगर उस्ताद ने कहा था कि अगर से जो सवाल शुरू हो उसका जवाब नहीं देना। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बाजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। अदालतों ने ऐसे फैसले किए जो बहुत अच्छे, बहुत उनके देरपा असरात और मुस्बत असरात, और ऐसे भी फैसले किए कि जो कि बहुत ही मुज़र उनके असरात निकले और कानून आइन के भी खिलाफ, पर अदालत फैसला कर जाती है। जब कल सुना देती है फैसला तो फिर वो उस मामले पे तो कानून ही बनता है। लेकिन यहाँ एक ज़रा थोड़ी सी अहाता अदालत को ये करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे मामले पे को निपटाया है, आर्टिकल 63A पे एक जजमेंट दिया। 63A है अपनी वफादारियां बदलने की बायस एक MNA या MPA का अपनी सीट से फारिग हो जाने का जो कानून है, डिफेक्शन लॉ, वफादारियां तब्दील करने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जो यकीनन बाइंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट पे, वो ये है मुख्तसर अगर उसकी तशरीह की जाए फैसले की और उसके ज़रिए आर्टिकल 63A की, तो वो उसमें ये है कि उन्होंने किया तो ये फरमाया है कि नंबर 1 कि ये वोट कास्ट करना 4 सब्जेक्ट पे, बाकी कवानीन पे नहीं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे, बाकी कवानीन पे सब पे आज़ाद है MNA
अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने के भी आज़ाद है। वो FIA का लॉ अमेंड किया जाए, ज़ाब्ता फौजदारी अमेंड किया जाए, ज़ाब्ता दीवानी अमेंड किया जाए, कानून शहादत अमेंड किया जाए, तरमीम की जाए। एक MNA या MPA आज़ाद है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने के भी सैकड़ों मसाइल में, लेकिन 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ 4, जिनमें पार्टी की हिदायत के मुताबिक उसको वोट करना है। और वो है, एक अगर आईनी एक बजट है, बजट जी, एक बजट है, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर में, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में। इन चारों पे वो वोट पार्टी की हिदायत के मुताबिक करना वो पाबंद है। और अगर नहीं वोट करता तो वो बिल आके जब ये डिक्लेरेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन दे देती है, वो 1 महीना 1.5 लग जाए उसके जब वो डिक्लेरेशन देती है तो वो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन रुकनियत के खत्म होने अच्छा, एतजाज साहब, बट हियर्स द मूड पॉइंट, अगर आप मुझे सुन लें, मैं कह रही हूं कि अगर तो पार्टी की एडवाइस पर आपने वोट करना है तो पार्टी की कहते पार्टी की मीटिंग नहीं हुई थी पंजाब असेंबली में। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो मुनरिफ अराकीन बैठे हुए हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, वो बजट के खिलाफ वोट दें बिकॉज अब तक उनको डीनोटिफाई नहीं किया गया है, तो अब तक वो पाबंद हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं है, आप उनको वोट करें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत के जो बजट आ रहा है इसके आप खिलाफ वोट करें नेशनल असेंबली में। सो दैट्स द पॉइंट हियर, बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि 63A अगर लागू होता है तो यहां पर भी एडवाइस ये होनी चाहिए ना कि PTI का ही रुकन होते हैं जो वज़ीर आला के लिए नामजद होते हैं। यहां तो परवेज इलाही हैं, तो फिर वो ये फिर एक मसला नहीं बनता। अब जरा सुन लीजिए, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। आईन ये कहता है कि उसको डिफीट करने के तरीका जो है वो आईन में प्रोवाइडेड है। वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है पार्टी का हेड है, वो उसको रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन को। फर्ज करो वो रेफरेंस भेजता ही नहीं तो ये उन्होंने माफ कर दिया, यानी अपने MPA की इनहराफ को। हो सकता है कोई ऐसा केस हो जहाँ कॉन्शियंस का वोट भी डालने की इजाजत हो, तो वो उन्होंने इनहराफ माफ कर। अब अगर उन्होंने रेफरेंस भेज दिया है, जिस तरह के इस मामले में रेफरेंस भेजा जा चुका है, तो तब भी वो एकदम डिस्क्वालीफाई नहीं होता। उस रेफरेंस पे नोटिस करेगी चीफ इलेक्शन कमीशन, नोटिस करेगा मेंबर को जब नोटिस करके उसकी हियरिंग करके उसको डिक्लेयर करेगा, पूरी उसको समाअत, उसको मौका दे के उसको एविडेंस रीड करने का भी मौका, 10-12 दिन जिसमें लग जाए उस कार्रवाई में। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन उसको डिक्लेयर करती है कि ये वाकई इसने वोट नाराज किया है और ये डिस्क्वालीफाइड है, MNA वो उस दिन से खत्म होगा। MNA उस वक्त तक वो MNA रहेगा और हर किस्म का वोट डाल सकेगा, कमिटीज में हिस्सा ले सकेगा। साइन कहता है he shall thereupon lose or relinquish his membership of जी ठीक है एतराज साहब, ओके एतराज साहब, सो दैट इज योर फाइनल पॉइंट। आप कह रहे हैं कि 63 के तहत फिर ये जी सर, अगर आप जल्दी से समराइज कर दें सर, जरा वक्त ज्यादा हो रहा है साहब जी। एक बात मैं अर्ज कर दूं, दूसरी चीज, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्टी का वोट है, ये वोट इंडिविजुअल का नहीं है। इसकी नजीर मिलती है, प्रेसिडेंट मिलता है खुद नवाज शरीफ के अपने केस में 1993 में जब इनकी असेंबली डिसॉल्व हुई थी, तो ये प्रिंसिपल ले डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्टी का फंडामेंटल राइट पार्टी का है, आर्टिकल 17 के तहत। तो ये हो सकता है, ये पार्टी का वोट है और इंडिविजुअल मेंबर का नहीं। अगर वो डाल दिया है तो ये काउंट नहीं हो सकता अगेंस्ट द पार्टी। दूसरी चीज ये है कि जो भी डिक्लेरेट, जहाँ भी किसी आइन की मंशा को, किसी कानून के शिक की मंशा को अगर तशरीह उसकी की जाए तो वो मुअस्सर ब माजी होती है, वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है उसका इफेक्ट। यानी इसका ये कि वोट काउंट नहीं करना, ये रेट्रोस्पेक्टिवली
20 अप्रैल 2010 से ये तशरीह समझी जाएगी कि ये कानून का मंशा यही था। ये कानून को किसी को सेट साइड नहीं किया, उसको इंटरप्रेट किया है, और अगर उसको आज इंटरप्रेट किया है तो ये इसी तरह ही ये बना होगा, इसी इंटेंटमेंट से जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लिहाजा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। और थिंकिंग बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप कि क्लैरिटी मिल गई हो। हमें 90s का हवाला दिया। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अमजद न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन एक वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो क्विकली बात करेंगे ये जो घड़ियों का मामला है और ये जो मुश्किल घड़ी आन पहुंची है पाकिस्तान की मईशत पर, इसको आगे क्या कैसे लेके चलना है, और ये जो इत्तेहाद बनाया था इतने प्यार से, उसको कितने दिन और मजीद इस तरह से चलाना है। बात करते हैं वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रेहान हाशमी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब नून लीग से, और हमारे साथ मौजूद हैं अमजद न्याजी साहब एंड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपका, हाशमी साहब आपका, बलोच साहब आपका। न्याजी साहब आपके पास आ जाते हैं क्योंकि मामलात जो हैं वो आज आप देख ही रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कैसे गरजी है और बरसी है। फिर एक राब्ता कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया, फिर वजीर आजम उनसे मुलाकात भी करेंगे, अब पता नहीं हो चुकी है मुलाकात या हो रही है। अब ये आपको क्या लगता है, ये इत्तेहाद चलता दिखाई दे रहा है आपको? और दूसरा सर, ये जो आप लोगों ने फरोग नसीम के ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो तो सारे डिनाई कर गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो समझदार कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये गरजना बरसना जो है वो लगा रहेगा मजीद मुतालबा बात तक। हमारे दोस्त रहे हैं, हमें पता है कि इनको जो इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा करते रहेंगे। जरदारी साहब भी समझदार हैं, वो एम को इस्तेमाल करते रहेंगे। मुस्लिम लीग एक दूसरे को वो कहते हैं कि समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह ने सलीमुल्लाह को, ये कहानियां चलती रहेगी, पूरी कौम देखती रहेगी। असल चीज ये है कि इस गवर्नमेंट ने, जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर क्या किया, सिवाय अपने केसेस छुड़ाने से, सिवाय इलेक्शन में रिगिंग करने के, और बाकी पूरे मुल्क भर के अंदर लोड शेडिंग करने, गैस की लोड शेडिंग, पानी ना होना, बिजली ना होना, और गुर्बत मुकाव प्रोग्राम नहीं है, गरीब मुकाव प्रोग्राम है उनका, और IMF के आगे लेटने का प्रोग्राम है। बाकी इन्होंने क्या किया मुझे बता दे कोई। सर इतना मुआहदा आपका जो इतना सख्त आप छोड़ के गए हैं, उन्होंने वो मैन किया है। न्याजी साहब आप इतना खसारा आप छोड़ के गए हैं, आपने इतना नुकसान कर दिया, पेट्रोल आपने छिड़का, पेट्रोल तो आपने छिड़का, वो क्या करूंगा न्याजी साहब, आपने तो इतना मसला करके गए ना। हमने तो डे वन से, आपको याद होगा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रही थी तब भी हमने कहा था कि ना करें, आप इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से रिकवरी में जा रही है, आप इसका भट्टा बिठा देंगे, और वही हुआ। आज डॉलर इनकी नलायकी की जो लायक थी ना, बहुत ज्यादा ये कहते थे हम तो बड़े लायक बैक है, हमारी जो है वो पता नहीं कई बारियां। तो सर अगर आपको अदम एतमाद आपके खिलाफ ना आता और अभी आपकी हुकूमत होती न्याजी साहब, तो आपको लग रहा है ये तमाम मामलात ठीक हो रहे होते? इस वक्त पेट्रोल की प्राइस ये ना होती तो आपको नहीं लगता कि हमें चल रहे थे ना जी, ये चल रहे थे ना, पहले भी मामला नहीं चल रहे थे। 4 रुपए 5 रुपए 2 रुपए बढ़ता था, अब तो 50 रुपए 60 रुपए बढ़ जाता है। लोगों की चीजें निकाल देते, लोगों के घरों का चूल्हा बंद कर दिए, लोग खुदकुशियों पे फाकों पे आ गए हैं। कौन सी बात करती है बुचा, इन्होंने लोगों को जीना। सर लेकिन अमरीकी साजिश आपके साथ होगी, वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर साजिश पार्टी के अंदर से होगी। सर ये आप लोगों के अंदर इतने साजिश या नासिर क्यों है? ओहो बुझा, अब बात यह है कि लोकल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे पार्टी के अंदर झगड़े चलते रहते हैं। कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुदा न खास्ता ये नहीं कहा कि अमजद खान ने तो नहीं हराया ना, ये उस लोकल चीजें हैं, प्रोविंशियल लेवल पे चीजें हैं जो होती रहती है पार्टी के अंदर। हर कभी कभी जहाँ पे ताकत ज्यादा होती है तो लड़ाई भी ज्यादा हो जाती है।
अच्छा, तो और काबीना में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि आपको, आपके लॉ मिनिस्टर हैं वो आपकी बात ही नहीं मान रहे, आपके काबीना के मेंबर हैं वो कह रहे हैं आप प्लॉट्स नहीं देना, आप, वो कहते हैं मैं अमल दरामद नहीं करूंगा, वो कहते हैं फाइज ईसा को नहीं करना, आपने खुद रेफरेंस फाइल कर दी। तो सर ये 3.5 पौने 4 साल तक आप बाबर अवान साहब की सर्विसेज क्यों नहीं आपने ली? आपने फरोग नसीम साहब को क्यों चलाया? उनको तो एमक्यूएम नहीं ऑन कर रही थी। तो अब एमक्यूएम ने क्यों ऑन किया है? अब तो उनके साथ बैठे हैं ना, मेरी भी मोहतरम है। जी रेहान हाशमी साहब, अब क्यों ऑन किया है? अब क्यों ऑन किया रेहान हाशमी साहब? जी जी जी, आप सवाल करें। क्यों ऑन किया? वो कह रहे हैं, अब इनसे पूछे ना, अब क्यों ऑन किया? पहले नहीं ऑन कर रहे थे फरोग नसीम साहब को, तो अब क्यों ऑन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एमक्यूएम की पॉलिसी का हिस्सा था। एमक्यूएम ने कब ऑन नहीं किया? एमक्यूएम जो चीज, जो एक्ट भी किया या कोई एमक्यूएम का कंपोनेंट था, कोई पार्ट रहा है या है, तो एमक्यूएम तो ऑन करती रही है। ये अगर किसी इंडिविजुअल का स्टेटमेंट रहा हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रही। और माजी में भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें भी जो सपोर्टिव हैंड बनने के तौर पर जो सपोर्ट करनी थी, उसमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की। पीटीआई के दोस्तों के साथ जो हमारा 3.25 साल का जो टेन्योर गुजरा, जो टाइम गुजरा, उसमें भी आपने देखा होगा कि बेशुमार ऐसे मौके आए जिसमें हमारी शदीद रिजर्वेशंस रहीं। और हमारा इनसे इलाक़ क्यों हुआ था? बुनियादी तौर पर इसीलिए हुआ था कि हमारी कुछ शराइत थी, वो मशरूत चीज़ें थीं। उन मशरूत चीज़ों के ऊपर अमल दरामद के हवाले से हमारी रिजर्वेशन रही। और जब पीटीआई के हमारे दोस्त अपनी ही आज़ादी अक्सरियत बरकरार ना रख सकें तो एमक्यूएम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना होता है, क्योंकि जो हमारी कमिटमेंट्स है हमारे लोगों से, वोटर्स और सपोर्टर्स से, वो उसकी फुलफिलमेंट करनी है। तो ये जो था अभी रिसेंट जो हमारा इजाजत दीजिएगा, माजरत खां हूं मगर मुझे इंटरजेक्शन करनी पड़ेगी। सर एक मिनट अब रुक जाइएगा। अब मैं आपको कह रही हूं कि जब आपके वुज़रा नाराज होते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में, तो वो इस्तीफा देते थे, फरोग नसीम साहब नहीं देते थे। जब उनको केस लड़ना होता था या उनको कोई शिक लानी होती थी या कोई कानूनी पेचीदगियां होती थी या रेफरेंस पेश करनी होती थी या एक्सटेंशन के ऊपर एक कोई कानून साजी करनी होती थी, तो वो अपना इस्तीफा देते थे ओहदे से और उसके बाद काला कोट पहन के आप चले जाते थे कोर्ट रूम में एज ए वकील। तो ये उस वक्त भी हमने पूछा था, आपके एक रहनुमा ने नहीं, आपके बेशुमार रहनुमाओं ने यही कहा था उस वक्त भी एमक्यूएम के कि ये हमें नहीं पता, ये हमारे साथ नहीं है। तो फिर किसके साथ हैं? वो इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी नहीं सुनते, एमक्यूएम कह रही है मैं नहीं सुनती, तो फिर ये किसके आदमी है, किसके वकील थे, ये किसके लॉ मिनिस्टर थे? देखें एमक्यूएम के रिकमेंडेशन पर वो मौजूद थे और उस वक्त भी जो सूरत हाल रूनुमा हो रही थी पाकिस्तान की बही ख्वाही के लिए, जो बेटरमेंट था, जो बेस्ट ऑप्शन अडॉप्ट करने के लिए, उस वक्त भी उनको इस्तेमाल कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए रियासत करती रही, हुकूमत करती रही। ये सवाल ज़्यादा अच्छा होगा कि फर्रुख नसीम साहब से आप करें, तो हम तो जो जानते हैं वो बताएंगे। मैं तो आपसे बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि फरोग नसीम साहब डिनाई कर रहे हैं और उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है और अब आप उनको ऑन कर रहे हैं, तो एमक्यूएम की पार्टी को दाग लग रहा है ना। फरोग नसीम साहब को ऑन तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब आपने उनको ऑन कर लिया, तो नाउ यू हैव टू ऑन द झूठ। अगर उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है तो आपको ऑन करना पड़ेगा। मैं फरोग नसीम साहब से क्यों पूछूं, आप बताएं। फर्रुख नसीम साहब को एमक्यूएम ऑन करती है। एमक्यूएम के रिकमेंडेशन पर फर्रुख नसीम साहब को की जिम्मेदारियां दी गई थी। एमक्यूएम की ही रिकमेंडेशन और लीडरशिप की अथॉरिटी के तहत ही फर्रुख नसीम साहब जो रियासत के गवर्नमेंट के जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए कदम बढ़ा रहे थे। जो चीज़ें करते हुए नजर आए उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि क़यादत से भी कोऑर्डिनेशन में कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये कायम खानी साहब ने जो आज किया, ये भी एमक्यूएम के आपको लगता है कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ है या गुस्सा था वक्ती तौर पर, आपको फिर उनको काम डाउन करना पड़ेगा क्या? ये इस पे आपकी क्या पोजीशन? सलाउद्दीन साहब और कमोबेश एमक्यूएम के तमाम कमोबेश अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है हर शख्स का, लेकिन एमक्यूएम से वाबस्ता कमोबेश तमाम लोगों की ही यही रिजर्वेशन रही है और है अभी कि वो बुनियादी मामलात जिसको हल होना चाहिए था। एमक्यूएम ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। एमक्यूएम ने एक रिस्क फैक्टर को ऑन करते हुए हुकूमत साजी में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहले तो हटा दिया
तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनना पड़ा है हमें। वो उसकी रीजंस आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारी फिर एक्सपेक्टेशंस भी थी। हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स और कई दिहाइयों से एमक्यूएम जिन तमाम चीजों को सहती भी आ रही है, उसमें हमारे लीगल दफातर खोलने के मामलात हों। पिछली गवर्नमेंट कहती थी हमारे पास इख्तियार है मगर इख्तियार नहीं है। ये इनसे तवक्का कर रहे हैं कि जनाब आप हमें इक्वल ग्राउंड तो दें, पॉलिटिकल ग्राउंड तो दें, कम से कम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का। यूनिवर्सिटीज के क़याम का मामला है, लोकल गवर्नमेंट्स के कानून का निफाज का मामला है। अच्छा हाशमी साहब, आज जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कायम खानी साहब ने बात की है, एक मिनट, एक पॉपुलर सेंटिमेंट ये था जब ये अदम एतमाद लाई जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगेंस्ट लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि आप कैसे जाएंगे, किस मुंह के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे, हमने अपने लोगों को जवाब देना है। यही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी अडॉप्ट किया नैरेटिव। अब मुझे बता दीजिए कि अब आपने देख लिया कि आपको शिकस्त हो गई है और इसी की कुर्बानी की बात आज कायम खानी साहब ने की है, तो आप ये मानते हैं कि अब अगर इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जाए या आप जाएं, अब इस पेट्रोल प्राइस हाइक के बाद, इस अदम एतमाद के हालात के बाद, चाहे आप जितना मर्जी कह ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खसारा किया, आपको लगता है यू मेड द रॉन्ग चॉइस? नहीं, मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम ने उस वक्त के मुताबिक जो बेस्ट ऑप्शन जो अडॉप्ट कर सकती थी, जो डिसीजन ले सकती थी, एमक्यूएम के जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने वो बेस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया। ये सितम ज़रीफी होगी कि अगर उस तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद प्रॉपर तरीके से ना हो तो ये अनफॉर्चुनेट होगा। हमने रिस्क लिया है। ठीक है सर जी, ठीक है, ओके। बलोच साहब, क्योंकि आप न्यूट्रल्स की बात करते हैं और न्यूट्रल्स तो अब है नहीं, अब न्यूट्रल्स तो उनको बना नहीं सकते, फोन नहीं कर सकते, अब आप ही को बनाना है, आप ही गारंटर हैं। अब आप ही गारंटी करिए कि इनकी जो मुआहदे में मामला तय हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पूरे हों। तो आप एज ए गारंटर, शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है, इस कमेटी का क्या काम है जी? देखें सना, जाहिर है कि ये एक इत्तेहादियों की हुकूमत है और इसमें तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अपने अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि ये वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। जाहिर है कि हमारा एक एजेंडा था और वो एजेंडा यही था कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो थे वो आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे, वो नुमाइंदा पार्टी नहीं है और वो इलेक्शन चुरा कर आए हैं, वो इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे, अवाम का मैंडेट चुरा कर आए। और उसके ऊपर जो मोहर सब्त की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के इलेक्शन में तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि ये वारदातियाँ हैं और इनको वोट चोर का सर्टिफिकेट भी उधर मिला। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टरशिप हमारे पास है तो हुकूमत में मतलब है कि मेन शेयर हमारा है तो गिले शिकवे भी हम ही से होंगे। बिल्कुल हमें इनके हल करने चाहिए, जायज़ जो बातें हैं वो उनकी माननी पड़ेगी और माननी चाहिए भी। तो ये तो एक रूटीन मैटर है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसी हाउस में मैं खुद बैठा हुआ था, फिर कायम खानी साहब को मतलब वापस आकर बैठकर सारी बाकी हाउस की जो कार्रवाई थी वो चलती रही इकट्ठे। तो ये चीज़ें मतलब साथ साथ चलती हैं, लेकिन ये इत्तेहाद अब इलेक्शन तक इकट्ठा ही इंशाल्लाह चलेगा और इसमें कोई ऐसी दरारें नज़र नहीं आ रही कि जिस वजह से हो। लेकिन अभी मेरे भाई अमजद नियाज़ी साहब जो बातें कर रहे थे, मकसद ये है कि अगर ये समझते हैं कि जो 4 साल में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठाया और डाके डाले और चोरियां की और अब ये कहते हैं कि कुछ माशी हालात ख़राब थे, अगर ये समझते हैं, इनकी ये खुशफहमी है या इनकी, मैं तो इनकी नाकस अकली कहूँगा कि अवाम जो अपने वोट के ज़रिए इनका एहतसाब नहीं करेंगे इनके 4.25 साल का, ये अपने 4.25 साल को हमारे 4.25 महीनों के पीछे छुपाना चाहते हैं। नहीं भाई, हम तो फिर भी साल में इंशाल्लाह हालात उस तरफ लेकर जाएंगे। जगह तो आप ही ने फराहम की, अब छुपे तो आपको एतराज है? नहीं, हमने तो ये चैलेंज नहीं, सना ये चैलेंजेस तो हमने 2013 में भी कबूल किए थे और अब भी हमने इसको चैलेंज समझ के कबूल किया है। बिल्कुल ये फैक्टर है। हमने तो कबूल नहीं किए थे, अवाम ने तो कबूल नहीं किए थे, अवाम से भी तो पूछ लें। आप अभी जाए ना बाई इलेक्शन में, जरा 17 जुलाई को पता चल जाएगा। अभी आप देखिए पेट्रोल जिसने वर्दी छिड़का, आग की चिंगारी आपसे लगी है, आग आपने लगाई है, ये याद रहेगा अवाम को। 17 को इलेक्शन है और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं और पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं
कि वो किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह से मामलात को देख रहे हैं। बिल्कुल हमने ये चैलेंज कबूल किया, 2013 में भी कबूल किया था, जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और लोग कहते थे कि ये मामला हल नहीं हो सकता। जब दहशतगर्दी के वाकयात हर चौक पर हुआ करते थे, उस वक्त भी हमने ये चैलेंज कबूल किया था। और आज भी हमने मुश्किल हालात में, सर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल महंगा है, दालें महंगी हैं, गोश्त महंगा है, मुर्गी महंगी है, कोई चीज सस्ती होने नहीं जा रही। आप कह रहे हैं मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। मुझे बता दें, आप कैसे जाके इलेक्शन में अपना जो चेहरा है आप कैसे दिखाएंगे? क्योंकि इल्जाम तो ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर कि आप कैसे जाएंगे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आप क्या मुंह लेकर जाएंगे? तो सर अब आपका मतलब मैं देखिए, बात ये है खुद ही देख लीजिए। जब 2018 में हमने इनको मुल्क दिया था तो लोड शेडिंग 0 करके गए थे। ये इनकी करप्शन और नालायकी की थी। तो सर करप्शन का सबूत दो ना, करप्शन का सबूत अखबारों वाले ने, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स ने देना है कि आपने देना है? आप लोग आके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स पे तज्जिया देते हैं, आप सबूत दें। आप लोग बात करते हैं बगैर सबूत के। सबूत है करप्शन का तो केस बनाए ना सर, रेफरेंस करें। तोशा खाना का एक और स्कैंडल आ गया, आपकी वजह से तो नहीं आया। ओके अमजद न्याजी साहब, आपने बहुत करप्शन की है इसलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, मुझे वक्फा लेना है जी। मुझे कोई ये बता दे, सना दवाई लेने वाले अभी तक लंदन बैठे हैं और जिन्होंने स्टैम्प पेपर लिख के दिया था 50 रुपए का, वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं और आधी काबीना नैब और FIA को मतलूब है, समेत CM पंजाब के, जिनका इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल है और करप्शन हमने की है। खुदा का खौफ करे। अच्छा। वो लोग भी याद है जो तोशा खाना में जमा ही नहीं कराते थे, घर लेके जाते, हम तो उसको 15 से 50 पे लेके गए। अब उसको अगर एक लीगलाइज तरीके के साथ अगर कोई प्रोसीजर 50 पे लेके गए लेकिन 20% दिया, ये भी बड़ी ज्यादती की बात है सर। 20% इन्होंने कब दिया था? ये तो घर लेके चाहते थे, हम इसको 50%। नहीं आपकी बात करी हूँ, 50% वाली बात आपने की, लेकिन इमरान खान साहब ने 20% ही दिया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। पता नहीं ये सबूत है या रिपोर्ट है, क्या आप देखें इससे पहले दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया। ओके न्याज़ साहब, लेट मी अलाउ मी फॉर अ लिटिल ब्रेक। वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम एक छोटा सा वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अली बात करेंगे, रेहान हाशमी साहब से भी बात करेंगे। न्याज़ साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अली नवाज बलोच साहब नून लीग को, और हमारे साथ अमजद न्याज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी हाशमी साहब, लेट मी कम स्ट्रेट टू यू, क्योंकि अब ये मामलात ऐसे कि जायज़ जो आपके मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। इसकी गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने भी ले ली है, एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। अब आपको क्या लगता है कि क्या बदनीयती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर कि ये मुआहदा नहीं हो रहा पूरा? आपको लगता है चेंज ऑफ हार्ट हो गया है क्योंकि गवर्नर आपका लगना था, एडमिनिस्ट्रेटर आपका लगना था, तो ये और दफातर खुलने वाली बात, इस पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहें कि कोई टाइम फ्रेम सेट हुआ था कि कितने दिनों में ये चीजें हो जाएंगी? जी देखें, पहली चीज तो ये है कि ये मुतालबात तमाम जायज ही थे, जिसकी वजह से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जिनसे हम हकूक लेने की जद्दोजहद कई दिहाइयों से कर रहे थे, वो रिटन फॉर्म में आ गई। तो इसका मतलब है कि वो जायज़ ही मुतालबात थे कि जिस पर कंसेंसस डेवलप हुआ और इत्तफाक राय से वो लिखत में आ गया और एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। दूसरी चीज़ ये कि माजी में भी मुझे याद है पिछली असेंबली में उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात तय हुई कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी का क़याम अमल में आया जाएगा MQM के मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और जो कुछ नारावा सलूक MQM उस वक्त जो रिपोर्ट की MQM ने, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, आउटकम नहीं आया, और आज तक हम उसी बात का गिला करते हुए नजर आते हैं और उसका हिस्सा आपने एग्रीमेंट में भी देखा होगा। तीसरी चीज़ ये कि कुछ फेडरल सब्जेक्ट है और कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसमें चीज़ा चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप टाइम टेकिंग कर रहे हैं तो क्या इलेक्शंस के बाद आप ये ग्रीवियंस को रिड्रेसल करेंगे? और ये जो नुकात में चीज़ें मौजूद हैं,
ये वो तमाम चीजें कि जिसको फौरी तौर पर किसी ना किसी हद तक उस पर प्रोग्रेस शुरू होनी चाहिए थी। और खास तौर पर पीपल्स पार्टी के दोस्तों से जो गिला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए। हम अगर बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन की, इंपावरमेंट की, आर्टिकल 140A के इतलाक की, तो कराची और अर्बन सिंध में रहने वाला तमाम किसी भी जबान का बोलने वाला हो वो उससे मुस्तफीज होगा, उसको फायदा होगा। कराची में जो इश्यूज आ रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज के वो रिजॉल्व होंगे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के फंड्स अगर कराची को नहीं मिल रहे, इसके डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं मिल रहे, तो वो उसकी वजह से तमाम लोग फैजियाब होंगे। यहां पर यूनिवर्सिटी का क़याम अगर अमल में नहीं आ रहा, जो कि हमारे क्लॉज का हिस्सा भी है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। फौरी तौर पर आपका क्या मुतालबा है? जो पहली चीज आपको एक ट्रस्ट बिल्डिंग या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए पहली दो चीजें बताएं, क्या होना चाहिए? पहली दो चीजें जो फौरी हो सकती है। पहली फुर्सत में मेरा ख्याल तो ये है कि डीलिमिटेशन जो कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 222 से मुतसादिम है, उसको रिजॉल्व करें पहले आप। जहां पर जिसमें लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम? सिंध गवर्नमेंट के जेर इंतजाम काम करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन कमीशन से अलग रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अपना काम है। डीलिमिटेशन जिस तरह की गई है। दूसरी चीज ये कि लोकल गवर्नमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर 2013 में और 2017 की जो पिटीशन थी उसके नतायज जो आए, जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन की मनोवन इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम मुशर्रफ जैसा निजाम नहीं लेकर आएंगे, तो जनाब आप मुशर्रफ जैसा ना लाएं। आप कम से कम जिस बात पे मुबाहिसा चल रहा है, 2 दर्जन से ज्यादा हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क का एक मॉडल उठा लें और उस मॉडल की इंप्लीमेंटेशन कर लें। कुछ तो करें कि कराची में के डायनेमिक्स अलग हैं। फिर रेवेन्यू जिस तरह कराची देता है, कराची को इन रिटर्न उस तरह रेवेन्यू के हिस्सा मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखे गए थे जब आपने इत्तेहाद किया था। क्या यही नुकात थे जब आपने मुआहिदा किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया था, तब भी यही नुकात थे मोर और लेस? देखिए, तहरीक इंसाफ क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में का हिस्सा था, तो फेडरल सब्जेक्ट जो थे उनके साथ थे। लोकल गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद नहीं हुई है, पीटीआई से इसका पर्टेन नहीं करता था वो, तो वो पीपल्स पार्टी से ही हमारा गिला था और हमारी तवक्कुआत थी। पीटीआई के साथ जो सब्जेक्ट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि जनाब रीसेंसस कराए जाएं। कराची की आबादी को गिना नहीं गया। जब आप गिनेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से, तो डीलिमिटेशन भी उसी लिहाज से होगी कम आबादी पे। डीलिमिटेशन होगी तो फंड्स की एलोकेशन भी उसी तरह कम आबादी के लिहाज से होगी। फिर आपकी सीट्स भी कम आबादी के लिहाज से निकलेंगी। एमक्यूएम को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पॉलिटिकल ग्राउंड उसी वक्त मिलेगा जब आप हमारे लीगल बंद हमारे लीगल बंद खोलने का कीजिए। हाँ जी, पीपल्स पार्टी को कुछ नज करें, कुछ उनको धक्का दें, क्या करें? सर गारंटर आप हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की गारंटी ले रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गारंटी ली, वो भी पूरी नहीं हो रही। क्या करें सर आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मामला तय हुए हैं और जिस फॉरम पर कमेटीज बनाई गई हैं और जिस फॉरम पर ये मामलात को एड्रेस किया जा रहा है, ये यकीनी तौर पर, और मैं अपने भाई की बातों से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि जो मामलात एमक्यूएम के साथ फाइनल किए गए हैं वो होने चाहिए, और मैं समझता हूं कि वो होंगे। शहबाज शरीफ साहब मैन ऑफ कमिटमेंट हैं, वो इस तरह से नहीं हो सकता कि वो उन बातों से मतलब पीछे हटे। और दूसरी बात ये है कि जो बातें शहबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट नहीं की ना, कमिटमेंट तो जरदारी साहब ने की है। तो जाहिर है जो मामला पीपल्स पार्टी से मुतल्लिका है उसमें जरूर हम जरदारी साहब से भी बात करेंगे। सर तो क्यों ली थी जिम्मेदारी फिर पीपल्स पार्टी की? अब आप लोगों को पता चला न्यूट्रल होता है तो क्या होता है? नहीं, बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी भी, मैं नहीं समझता कि उन मामलात से पीछे हटेगी। कोई जरदारी साहब ने बड़ी फराक दिली का मुजाहरा किया था जब ये तमाम बातों को उन्होंने एमक्यूएम के साथ बैठकर डिसाइड किया था, और उसमें नून लीग भी थी। तो जरदारी साहब भी उन बातों को तस्लीम करेंगे। मेरा ख्याल है कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो जाहिर है जरदारी साहब के पास में भी नहीं है और शहबाज शरीफ साहब के पास में भी नहीं है, और उन चीज़ों को एक्नॉलेज एमक्यूएम भी करती है। उससे हटके जो पॉलिटिकली मामलात हैं वो मैं समझता हूँ कि वो तमाम के तमाम सेटल हो जाएंगे। लेकिन वो पहले न्यूट्रल होने के बावजूद आपके हाथ में नहीं, बलोचिस्तान के मामलात हाथ में नहीं, मेंगल साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब अल्लाह जानता है ये इत्तेहाद कैसे चलना है। न्याजी साहब, आपने कहा था नून लीग के साथ हाथ हो गया। एक दफा मेरे शो में कुछ अर्सा पहले जब अदब एतमाद आ रही थी। ये नहीं है, हाँ, बात ये नहीं है, बात ये क्या है? बात ये है, बात करने देना न्याजी साहब, एक मिनट। बात ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि भाई न्यूट्रल की बार बार बात की जाती है। बात बड़ी सिंपल है
कि जो भी मामलात हैं पॉलिटिकली वो फाइनल जिन पार्टी के साथ हुए वो होंगे। तमाम पार्टीज वो हैं, मैंने कहा कि आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती है, इत्तेहादी हैं, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि जमूत तारी हो जाए, कोई पार्टी दूसरी पार्टी से मुतालबा भी ना करे। जाहिर है जिस तरह से आगे बढ़ेंगे मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना, ये मुआहदा पूरा होगा कब होगा? इलेक्शन 14 माह बाद होंगे या अब होंगे? अक्टूबर में होंगे कि नवंबर में होंगे? नवंबर का प्लान था तो अक्टूबर का क्या होगा? अक्टूबर के बाद अब क्या करेंगे? ये मामला अभी तक कोई पक्के नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस चीज को फौरी एड्रेस नहीं करेंगे तो ये तो चलेगा। सवाल किया तो जवाब भी सुन लें। इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, काबीना में हिस्सा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तकरीबन दे दिया गया है, उस पर मैं नहीं समझता क्योंकि बाकी इशू गवर्नरशिप का इशू है वो इंशाल्लाह ताला वो भी हल होगा। वो जाहिर अगर कमिटमेंट हुई है तो वो जरूर पूरी होगी। बाकी रह गए कि अभी तो खान साहब जो हैं वो आज भी मैं तो समझता हूं कि वो निजाम के लाडले हैं और अब वो एनआरओ लेकर बैठे हुए हैं, चूंकि उनके ऊपर अभी तोशा खाना का और दीगर जो उन्होंने करप्शन किए हैं उनके रेफरेंस नहीं आए। अमजद न्याजी में अपने भाई को बता रहा हूं कि आप तैयार हो जाए, रेफरेंस आने लगे। रेफरेंस आ रहे हैं सर, रेफरेंस काबीना ने लाना है। काबीना आपकी, अपर हाउस में मेजोरिटी आपकी, लोअर हाउस मेजोरिटी आपकी, तो लाडले वो किसी और के निजाम के। ये क्या बात हुई सर? हमने तो इनको नहीं रोका ना, लेके आए जी। न्याजी साहब मैंने कहा असला बुतानी साहब की में भी आपने स्पीच सुनी हो ना, उन्होंने कहा जी कि हमें मेहरबानों से भी हमने कहा है कि हमारे मसाइल हल करें, तो मेहरबानों ने हमारे मसाइल हल किए। तो बात यह है कि मोहतरम एमक्यूएम साहब हमारे भाई हैं, लेकिन मेहरबानों ने ही इनके मसाइल को हल करना है, न जरदारी साहब ने करना है ना शहबाज शरीफ ने। इनको चाय वाय जरूर पिलानी है, लेकिन उन्हीं की बात मानेंगे जो मनवाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हमने ना तो आप किसकी मानेंगे, वो तो वो उनकी मानेंगे, आप किसकी मानेंगे? आप किसी की नहीं मानेंगे, आप तो किसी चीज को ही नहीं मानेंगे, आप किसी की नहीं मानेंगे और किसी चीज को नहीं मानेंगे। देखिए हम तो पब्लिक को मानते हैं, अल्लाह की जात को मानते हैं सबसे पहले तो, और पाकिस्तान की अवाम के लिए हमारी जान भी हाजिर है। ये जितने मर्जी केसेस बना के ले आए, अभी हमने पुरअमन प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने सर जान नहीं चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, महंगाई कम चाहिए, रिलीफ चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए। ये नहीं, आपकी जान का क्या करेंगे हम? ओहो, ये तो उन्होंने जान नहीं, ना इन्होंने पानी छोड़ा है, न बिजली छोड़ी है, न गैस छोड़ी है, न पैसा छोड़ा है। अच्छा चलो कुछ भी ना करते, न कम से कम अपने सर 4.5 हफ्ते में इतनी चीजें गायब करने की ये सकत रखते हैं। वैसे कमाल है, मैं कहती हूँ। कुछ तो न्याय साहब कुछ तो मान लेना, आप भी कुछ तो माने ना, सारा कुछ उनका कसूर तो नहीं है ना। मेरी बात हाँ जी। अच्छा कुछ भी ना करें, हम कहते हैं चलो अपने दोस्तों को तो वापस ले आए जो दवाई लेने गए थे। अच्छा ठीक है, उनको तो वापस ले आए, उनको। अच्छा न्याय साहब ये बताइए, टोकन एहतजाज पर मामला रुक गया है या लॉन्ग मार्च होगी? क्या बना सुप्रीम कोर्ट पर? वो आजकल क्या मामला चल रहे हैं, नहीं चल रहे? इंशाल्लाह अभी 2 जुलाई को इंशाल्लाह बड़ा एक एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। आप देखेंगे, इससे पहले हमने किया है कुछ दिन पहले, लॉन्ग मार्च से शुरू हुए थे और इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना था। 14 माह का डेडलाइन आ गई आपके पास, क्या करेंगे? 14 माह क्या करेंगे? रोड पे बैठेंगे? जो धरने में जो कुछ ये करने वाले थे ना, हम अगर वो कौम के सामने हकायक लेके आए ना, और हकायक लेके आएंगे एक दिन, ये वो साजिश करने वाले थे कि ये खुदा की पनाह इन्होंने तबाही फेर देनी थी, मतलब सारे सिस्टम की। लेकिन हमने उस सिस्टम को भी बचाया है, लोगों को भी बचाया, और उस तरफ पाकिस्तान को नहीं लेके गए। वरना ये तो हर वो काम करने पे तैयार हैं। खान साहब के खिलाफ पर्सनल साजिशें, डीफेक। न्याजी साहब कुर्बानी की ईद आ रही है, आप बता दीजिए कुर्बानी की ईद में कौन कुर्बान होगा? बात सुने, मैंने आपको कौन कुर्बान होगा न्याजी साहब? मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कुछ अर्से पहले कहा था कि जरदारी साहब ने इनके साथ हाथ कर दिया, तो कुर्बानी तो इनकी हो चुकी है, आप मजीद क्या कुर्बानी मांगते हैं? देखिए पंजाब और आपकी कुर्बानी अभी होनी है सर, आपने कुर्बानी करनी है इस बार? ओ हमने तो करी, हमने तो इन्हीं को कुर्बान करना है ना, और लोगों ने इनको कुर्बान करना। अच्छा सर, तो लेकिन इनकी कुर्बानी आप कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच। सुनो ना,
अच्छा सना, अच्छा, इनकी चलें। कुर्बानी जायज हाँ, नहीं जी, सुनाएं, क्योंकि जल्दी। सींग हाँ, वाले- जल्दी, हाँ, हाँ। ये इनके दांत भी टूटे हुए हैं और सींग भी टूटे हुए हैं। दांत टूटे हुए और सींग टूटे वालों की कुर्बानी नहीं होती, ये अब बेफैज है। न्याजी साहब ना करें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। ओके न्याजी साहब, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। लेकिन जाते जाते हम यही कर दो, करप्शन किसी ने की है तो सबूत दे दीजिए, अगर इन्होंने की है तो भी सबूत दे दीजिए। एसेट रिकवरी यूनिट कुछ नहीं रिकवर कर पाई तो जाहिर है नून लीग सेफ है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई करप्शन के अनासर हैं तो उनको भी प्रूव कीजिए। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स का इंतजार मत कीजिए कि वो आपको स्टोरियां ला के देंगे। और अगर कुछ नहीं करना तो कम से कम मुल्क को चलने दीजिए, और अगर मुल्क को चलाना है तो फिर इत्तेहाद भी कीजिए, अपने मफादात को साइड पे भी रखिए और आवाम का सोचिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज का शो यहीं खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।